हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर थर्ड के बारे में। इसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको आने वाला है डीएससी पेपर थर्ड में। देखिए, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इसके पहले जो है आप लोग को कोर 13 और कोर 14 का भी तैयारी करवा दिया गया है। कोर 14 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोर 13 का आपको संपूर्ण तैयारी करवा दिया गया है। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से आकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आपका डीएससी पेपर थर्ड का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है। क्वेश्चन आपका पहला है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें कि भारतीय संविधान आखिर है क्या और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा भारतीय संविधान, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि संविधान आखिर किसको कहते हैं, आखिर संविधान है क्या चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान किसको कहते हैं। देखिए, अगर संविधान के बारे में जानना चाहें तो संविधान, देखिए संविधान क्या होता है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें नियमों और कानूनों के बारे में लिखा रहता है, जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका शॉर्ट में हो गया, लेकिन अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा डिटेल से इसके लिखे हुए अर्थ के हिसाब से। देखिए, यहाँ बताया गया है संविधान का अर्थ, इसका मतलब है संविधान का परिभाषा, कि संविधान का परिभाषा क्या होता है। देखिए, बताया गया है नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह, मतलब नियम और कानून का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसे संविधान कहते हैं। मतलब नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके माध्यम से किसी भी देश के शासन व्यवस्था को हम बढ़िया से चला सकें, उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब देखिए, बताया गया कि संविधान जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, सम और विधान। सम और विधान बताया गया मूल सिद्धांतों का एक समूह है जिसके द्वारा एक राज्य या अन्य संगठन शासित होता है। मतलब संविधान जो है एक मूल सिद्धांत का क्या समूह है जिसके द्वारा एक राज्य तथा अन्य संगठन का शासित होता है, मतलब उसका कानून व्यवस्था चलता है। बताया गया है इसमें जो है सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब समान, एक जैसा, ठीक है। और आपका विधान का मतलब क्या होता है कि नियम और कानून, मतलब सबके लिए जो ना समान कानून रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। चाहे वो कोई भी देश हो और यहाँ देश के कोई भी लोग हो, सबके लिए एक कानून रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। देखिए, बताया गया है कि इस प्रकार संविधान नियमों का एक संग्रह है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। बताया गया है कि इस प्रकार जो है संविधान जो है नियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कानून रहेगा और आपके लिए अलग कानून रहेगा। सो अगर मान लीजिए कोई सरकारी व्यक्ति है, जैसे आपका पुलिस हो गया, ठीक है, न्यायालय का वो हो गया, आदमी हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोगों के लिए अलग कानून है। तो सबके लिए समान कानून है, जिस देश में जितने भी लोग हैं सबके लिए समान कानून होगा। बताया गया कि किसी देश का शासन कैसा होगा, सरकार का चयन कैसा होगा, सत्ता का विवरण कैसा होगा, न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी, नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे और नागरिकों को और सरकार को क्या कर्तव्य होंगे देश के प्रति, इन सब बातों को ही संविधान कहते हैं। मतलब संविधान का मतलब क्या है कि देश का शासन कैसा होगा, देश का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, सरकार का चयन किस प्रकार से होगा, सत्ता का विवरण कैसे होगा, न्याय का प्रक्रिया क्या होगा, और उसके साथ साथ नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे और नागरिकों और सरकार का क्या क्या अधिकार होगा, क्या क्या कर्तव्य होगा, इसके बारे में जहाँ पे उल्लेख रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका संविधान हो गया कि हम संविधान किसको कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान क्या है, और उसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और इसका क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है।
अब देखिए, बताया क्या भारतीय संविधान का परिचय, क्या बताया क्या भारतीय संविधान का परिचय। उधर तो हम लोग जान गए कि भारत संविधान क्या था, अब हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का परिचय। देखिए बताया क्या कि भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, इसमें विश्व के प्रमुख संविधान का विशेषता समाहित है। मतलब बताया गया है कि भारत का संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है, जिसमें से विश्व के बहुत सारे देशों का संविधान का विशेषता इसमें सम्मिलित है। मतलब भारत का जो संविधान आपका बनाया गया था, उसमें से बहुत सारे देशों का जो है ना संविधान के बातों को उठा उठा करके इसमें डाला गया। बहुत सारे देशों को संविधान को पहले पढ़ा गया, उसमें से जो भी इन लोगों को सटीक लगा, ठीक है, वो सब बातें को भारतीय संविधान में डाला गया। इसीलिए यहाँ बोला गया कि विश्व के प्रमुख संविधान की विशेषताएं सम्मिलित है इसमें। मतलब बहुत सारे देशों का जितना भी विशेषता है वो इसमें क्या सम्मिलित है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पवित्र दस्तावेज बोलते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका देश में बस एक चीज़ है कि मौलिक अधिकार, ठीक। आपका रूस में एक चीज है आपका कि वहां पे है आपका कि विस्तृत संविधान, कि वहां का संविधान क्या बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन वो सब चीजों को मिला करके जो ना भारत का संविधान बनाया गया है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि उन सबके विशेषताओं को मिला करके भारत का संविधान को तैयार किया गया है। इसलिए ये क्या है, एक पवित्र दस्तावेज है, इसमें सारे विशेषताएं सम्मिलित हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बताया गया कि इसको क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि विशेषताएं को बताएं, कि भारत का जो संविधान है उसके विशेषताओं को बताएं। तो देखिए लिखा हुआ भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मतलब भारत का संविधान का जो प्रमुख विशेषता है वो निम्नलिखित है। तो उसका क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए उससे से आपका पहला जो विशेषता हो जाएगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, कि अपने हाथों से लिखा गया ये संविधान है। कौन सा, भारत का संविधान। इसको देखिए पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको बताया गया, लिखा गया क्या कि भारतीय संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा और पूर्ण संविधान है। मतलब बताया गया कि भारत का संविधान जो है दुनिया के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा और पूर्ण संविधान है। मतलब सबसे लंबा क्या ये संविधान माना गया है, ठीक है। प्रारंभ में अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद थे, ऑस्ट्रेलिया संविधान में 128 अनुच्छेद थे, कनाडाई संविधान में 147 अनुच्छेद थे, और भारतीय संविधान में कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, जिन्हें 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था, जो इसे सबसे लंबा बनाता। मतलब बताया गया कि अमेरिका में जो था मात्र 7 अनुच्छेद था, ऑस्ट्रेलिया का संविधान में 128 अनुच्छेद था। लेकिन अगर हम लोग भारत का बात करें तो भारत का संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है, जिसको 22 भागों और 8 अनुसूचियों में भी बांटा गया है, ठीक है। और जो इसको क्या करता है, लंबा करता है, जो हमारे भारतीय संविधान को क्या करता है, लंबा करता है। बताया गया है कि संशोधन अधिनियमों के कारण संशोधन गतिविधियों के अनुसार कई और लेखे जोड़े मिटाए या बदले गए हैं। मतलब बताया गया कि संशोधन अधिनियम जो है इसमें भारतीय संविधान में, उसके अनुरूप जो है ना भारत के संविधान में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, जिसके कारण अनुसूची घटते बढ़ते रहता है। इसमें से कोई संदेश नहीं है कि कुछ व्यवस्थाओं का रद्द होने के कारण बाद भी इसमें 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें बताया गया है कि भारत का चाहे कितना सुधार हुआ, ठीक है, लेकिन उसमें से टोटल आपका कितना है, 444 अनुच्छेद है तो है, ठीक है, और 12 अनुसूचियां है। इसमें तो हम लोग जान गए कि भारत के सबसे लंबा, मतलब ये जो था विश्व का सबसे लंबा क्या था, संविधान था, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बनाएंगे कि एकल नागरिकता। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि यहाँ के लोगों को ना एकल नागरिकता प्राप्त है, कि सब लोग जो है ना एक हैं। जैसे मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, ठीक है, अब भारत को छोड़ करके, भारत में है, भारत के राज्य में गुजरात में रहते हैं, ठीक है, आप वहाँ से छोड़ के महाराष्ट्र चल जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। सो आपका नागरिकता वहाँ पे है, वहाँ भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप भारत में हैं, ठीक है, भारत छोड़ करके आप कहीं और गए, जैसे आप सऊदी अरब चल गए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अभी भी आपका नागरिकता वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 5 सालों तक आप वहाँ पर रुक जाते हैं तब आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। प्रत्येक लोगों को एक ही नागरिकता यहाँ पे मौजूद है, एक ही नागरिकता यहाँ पे प्राप्त है।
देखिए इसमें बताया गया है कि पॉइंट नंबर 1 में कि भारतीय संविधान के तहत सभी भारतीय लोगों को एक नागरिकता प्रदान की गई है। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी निश्चित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास हो सकता है, लेकिन उसकी नागरिकता भारतीय ही रहेगी। मतलब बताया गया है कि भारतीय संविधान के तहत जो है ना सभी लोगों को एक नागरिकता प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि वो लोग जो है चाहे कोई भी राज्य में या तो कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में निवास हो सकता है, लेकिन उसका नागरिकता जो है भारतीय ही रहेगी। नागरिकता क्या रहेगा उसका? भारतीय ही रहेगा। बताया गया है कि संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास करने वाला और भारत में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भारत का निवासी है। मतलब बताया गया है कि संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में निवास करने वाला, भारत में जो रह गया और भारत में उसके बाद जितना भी व्यक्ति जन्मा है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति भारत का क्या निवासी है। और उसके दोनों अभिभावक भारत में पैदा हुए थे और कम से कम 5 साल तक वहाँ रहे थे। वे सभी निवासी समान अवसरों, लाभों और सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। और बताया गया कि उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता, अगर 5 सालों तक यहाँ पर रहे हैं तो उनको भी क्या भारतीय नागरिकता प्राप्त कर यहाँ का वो क्या कर सकते हैं? फायदा उठा सकते हैं, सुरक्षा का आनंद ले सकते हैं। उनको यहाँ का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप कहीं दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पे भारत आते हैं, ठीक है, अगर आप भारत में 5 सालों तक रुक जाते हैं, ठीक है, तो आपको भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। इसके आगे है पॉइंट नंबर 3 बनाएंगे हम लोग, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। मतलब हमारा जो राज्य रहेगा, हमारा जो भारत रहेगा, ठीक है, हमारा जो देश रहेगा वो कैसा रहेगा? लोकतांत्रिक रहेगा, ठीक है। मतलब राजतंत्र इसमें नहीं चलेगा, यहाँ पे लोगों का अधिकार चलेगा। लोग जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे बोलेंगे, वैसे राज्यों को सुनना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें बताया गया है कि हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना है। इसे प्रभुत्व संपन्न इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी प्रभुता किसी विदेशी सत्ता में निहित नहीं होकर के भारत की जनता में निहित है। यह बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त है। मतलब बताया गया है कि हमारे संविधान का ये जो लक्षण है कि लोकतांत्रिक और गणराज्य की स्थापना, इसमें बताया गया ना कि यहाँ का जो सत्ता है, ठीक है, वो किसी विदेशी के हाथों में नहीं है। किसके हाथों में? यहाँ के जनता के हाथों में। जहाँ के जनता जैसा ऐसा बोलेगी वैसा वैसा यहाँ पे कार्य होगा, ठीक है। यह बाहरी नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त है। मतलब यहाँ का जो शासन व्यवस्था है उसका बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। वो बाहर का नियंत्रण से पूरी तरीके से मुक्त है। मतलब बाहर का व्यक्ति कोई भी इसका नियंत्रण नहीं कर सकता है। अपनी आंतरिक एवं बाहरी नीतियों का निर्धारण एवं नियंत्रण स्वयं भारत ही करता है। और बताया गया है कि यहाँ का जितना भी कुछ भी नीति वगैरह है, ठीक है, इसका निर्धारण और नियंत्रण कौन करता है? स्वयं भारत ही करता है। मतलब इसके मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई और यहाँ का शासन जनता के हाथों में सुरक्षित है। और बताया गया कि बाद में जो है भारत में जो है ना लोकतंत्र की स्थापना की गई, ठीक है, किसका? लोकतंत्र की स्थापना किया गया और यहाँ का शासन व्यवस्था जो है जनता के हाथों में अभी सुरक्षित है। जैसे मान लीजिए भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो उसके चुनाव का जो प्रावधान है वो किसके पास है? जनता के पास है, वहाँ के जनता के पास है, ठीक है। वहाँ के जनता के द्वारा जो है कोई भी नेता वगैरह को चुना जाता है। अब देखिए इसके आगे हम लोग पॉइंट नंबर 4 जानेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बनाएंगे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। क्या बनाएंगे? पॉइंट बनाएंगे हम लोग समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता क्या है कि देखिए यहाँ के जितने भी लोग हैं, हमारे संविधान में यह बताया गया है कि यहाँ के लोग हैं ना वो धर्मनिरपेक्ष हैं। वो अपने अनुसार से कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही धर्म बता दिया गया है कि आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू का ही धर्म का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग कोई भी धर्म को अनुसरण कर सकते हैं, इसमें बताया गया। देखिए बताया गया कि हमारा संविधान समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के पोशाक है। संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का वचन दिया गया है। हमारे संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का एक संवाहक है। इसमें सभी धर्म को समान मान्यता प्राप्त की गई। इसमें जितने भी धर्म है ना सबको समान मान्यता प्राप्त किया गया कि सब एक समान है। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। मतलब ऐसा बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का, जैसे मान लीजिए हम हिंदू धर्म है, ठीक है, तो आप अपने हिंदू धर्म का जो है ना
प्रचार प्रसार जो है विस्तार पूर्वक से कर सकते हैं, उसमें आपका कोई रोक टोक नहीं है। या किसी भी व्यक्ति पर राजधर्म नहीं होता, और यहाँ जो है किसी भी व्यक्ति पर राजधर्म नहीं होता कि आपका यही धर्म है तो आपका यही राजधर्म होगा, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। ठीक है, देखिए उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बनाएंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, जो भारतीय संविधान का ना एक महत्वपूर्ण क्या है, विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार का मतलब है कि भारत में जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, सबका कुछ अपना अधिकार है। जैसे कि उसको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और समानता का अधिकार प्राप्त है, कि सब लोग क्या है, एक समान है। उसको हम लोग डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए लिखा हुआ है, भारत के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता एवं उपलब्धि में से इसमें मौलिक अधिकारों का सम्मिलित होना है। वर्षों से दासता के अधीन रहे भारत वासियों के लिए यह मौलिक अधिकार एक वरदान एवं उपहार के स्वरूप है। तो बताया गया है कि भारत के संविधान में महत्वपूर्ण विशेषता किसका है, मौलिक अधिकार का है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि भारत जो था सालों सालों से क्या था, दासता से मतलब इसके कारण जो था दासता से मुक्त हुआ, मतलब किसी के नीचे काम करने से मुक्त हुआ है। ठीक है, और ये जो है भारत के जनता के लिए एक वरदान और उपहार के स्वरूप है। इन मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराना, ताकि वे लोग अपने अधिकारों के बारे में जान सके। ठीक है, और ये जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में बताएं। ठीक है, और उन लोग को पता चल सके कि हम लोग का मूल अधिकार क्या, हम लोग का मौलिक अधिकार क्या है, जिसके माध्यम से उन लोग उसका फायदा उठा सके। अब बताया गया है कि संविधान के भाग 3 में नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार का उल्लेख किया गया। अब संविधान के भाग 3 में जो है ना, इसका जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया। ठीक है, जिसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया डायग्राम के अनुसार से कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार है। ठीक है, जो किसमें, भाग 3 में है। किसमें, भाग 3 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए बोला जाएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, अब देखिए बोला गया था कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार थे कितने, मौलिक अधिकार आखिर थे कितने, तो मौलिक अधिकारों की संख्या शुरू में कितना था, 7 था। ठीक है, लेकिन इसमें से जो था एक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसके अनुसार से, 44वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, इसके अनुसार से जो था संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अभी आपका कितना अधिकार है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, 6 है। कौन सा है आपका, तो पहला आपका समता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 के बीच में है। फिर तीसरा में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 के बीच में है। फिर 4 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 के बीच में है। ठीक है, फिर 5 में आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो 29 से 30 के बीच में है। फिर आगे आपका 6 वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो क्या है 32 में है। किसमें, 32 में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समता का अधिकार, तो आखिर समता का अधिकार का मतलब क्या होता है, तो समता का अधिकार का मतलब होता है समानता का अधिकार, कि भारत में जितने भी जनता है सब क्या है, एक समान है। ठीक है, उसको समानता का अधिकार प्राप्त है, वो हर जगह पे समान है, चाहे वो कहीं पे चला जाए, वो किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसको बेइज्जत नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, वो हर व्यक्ति के साथ समान है, चाहे वो नीचे जाति का हो चाहे कोई भी जाति का हो, वो क्या है, एक समान है। फिर दूसरा आपको बताया गया स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, वो कोई भी मतलब अपने अनुसार से कोई भी धर्म को कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, वो अपना उसको मतलब वो स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे अपने जिंदगी का निर्वाह कर सकता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसमें चाइल्ड लेबर आता था, कि बच्चों को जो है जबरदस्ती काम करवाया जाता था, शोषण किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं इसके विरुद्ध अपना मतलब अधिकार जो है बता सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारे ऊपर शोषण कर रहा है। ठीक है, बच्चा अगर चाहेगा
कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तब वो काम करेगा, नहीं चाहेगा तो काम नहीं करेगा। ये इसका मौलिक अधिकार है। अगर उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, इसके खिलाफ क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके आगे लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है यहाँ के जो लोग हैं ना वो क्या है, स्वतंत्र हैं। किसके मामले में, धर्म के मामले में, कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। उसको ये मौलिक अधिकार प्राप्त है कि आप कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं और इसमें जो है आपको कोई भी किसी तरह का कोई मतलब कोई किसी तरह का आपको कोई बोलेगा नहीं। आप अपने अनुसार से कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। फिर आगे आपका कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है कि यहाँ के प्रत्येक जनता को जो है ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ का संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार है। ठीक है, अगर उसके संस्कृति का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। अब उसके बाद लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब संविधान में अगर कुछ कहीं त्रुटि होता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है कि हाँ यहाँ पे कुछ त्रुटि है, वहाँ पे क्या करना है, उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन हो गया। अब हम लोग जानेंगे इसके पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि आपका क्या है, मूल कर्तव्य। क्या है, मूल कर्तव्य जो हम लोग बनाएंगे पॉइंट नंबर 6 में कि मूल कर्तव्य लिखेंगे। अब हमारा मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य का मतलब है ना कि लोगों का कर्तव्य क्या होता है, भारत के जितने लोग हैं उसका कर्तव्य क्या है। तो उसका कर्तव्य देखिए यहाँ पे डिटेल से बताया गया आपका कि भारतीय संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, देखिए बताया गया कि भारतीय संविधान के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ कर्तव्य होता है। और कर्तव्य क्या है, तो पहला कर्तव्य है उसका कि वो संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब बताया गया कि संविधान का वो मतलब प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का पालन करना है, उसके साथ साथ उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है, आदर करना है। ठीक है, अनादर नहीं करना है। उसके साथ पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ऊंचा देशों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। मतलब बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए अगर देश में आज़ादी प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना, आपको साथ में रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको हमेशा साथ में रहना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। फिर देखिए तीसरा में लिखा हुआ है भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। मतलब भारत को जो है एक करके रखना, मतलब भारत को टूटने देना नहीं है। ठीक है, फिर 4 में बताया गया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो आर्मी रहता है उसी का कर्तव्य है कि देश का सेवा करना है। सो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि हम देश के क्या करें, रक्षा करें और अगर बुलाए जाने पर क्या करें, देश की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। फिर आगे बताया गया कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म और भाषा के प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें बताया गया कि भारत के सभी लोगों के बीच में क्या करना, समानता फैलाना, कि सब लोग क्या है, एक है। ऐसे उन लोगों के माइंड में अवधारणा डालना है कि सब लोग एक हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो। ठीक है, उसके साथ साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है, ऐसे प्रथा का त्याग करना है जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना किया जाए। ठीक है, ऐसे प्रथाओं को छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसके साथ बताया गया है अगला पॉइंट में कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसके संरक्षण करें। मतलब बताया गया है कि हमारा समाज का जो सांस्कृतिक है, ठीक है, उसको हमेशा बना करके रखना। हमें अपना संस्कृति को तोड़ना नहीं और छोड़ना नहीं है। अब देखिए इसके आगे पॉइंट नंबर 7 में आपका मताधिकार, ठीक है, जो कि भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, पहला आपका क्या है, मताधिकार। ठीक है, मताधिकार का मतलब है वोट देने का अधिकार। ठीक है, तो बताया गया भारतीय संविधान के तहत इस बात को कहा गया है कि यहाँ की जनता मताधिकार के लिए मुक्त है। मतलब बताया गया भारतीय संविधान के तहत कहा गया है कि यहाँ की जितनी भी जनता है ना वो वोटिंग के लिए क्या है, आज़ाद है, वो किसी को भी वोट दे सकती है और जनता द्वारा ही प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन किया जाता है और जनता के द्वारा ही यहाँ के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन चुना जाता है उन लोगों को। संविधान के अंतर्गत निर्वाचन का यह अधिकार ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है जो वयस्क है, अर्थात जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। मतलब बताया गया है कि वोट देने का अधिकार उन सभी लोगों को प्राप्त है जो 18 साल के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था,
मौलिक अधिकार हो गया था आपका, ठीक है। यहाँ पे हो गया था मताधिकार का अधिकार, ठीक है, जो आपका संविधान का एक मूल अंग होता है, ठीक है। अब लास्ट में थोड़ा सा जान देंगे इसके निष्कर्ष के बारे में कि आखिर निष्कर्ष में क्या बताया गया। तो निष्कर्ष आपका क्या है कि उपरोक्त विवेचना से हम इस बात का निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि किसी भी देश का संविधान हो, ठीक है, उस देश की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मतलब बताया गया है कि कोई भी देश का संविधान रहे, ठीक है, तो उसको क्यों बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए। तो उसका संविधान जो है उसके देश के अनुरूप, उसके देश के स्थिति के आवश्यकता के अनुरूप से बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ के जनता लोग इसका परिपूर्ण लाभ उठा सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।